ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे आपका स्वागत। आप जान ही रहे हैं, आपकी वही पुरानी सीरीज चल रही है जिसका नाम है न्यू सीरीज। पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 सीबीएसई आबलिक यूपी बोर्ड। सिलेबस तो जानते ही, दोनों जगह एक ही है। तो आपसे फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि संडे को आपके सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे। उसमें जो भी टाइम लगेगा 1 आवर 2 आवर 3 आवर जो भी लगे। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, आप उसे एक बार जरूर देख लें, चाहे जिस स्पीड से देख लें, क्योंकि पीवाईक्यू के लिए जब आप बैठे हैं तो आप कॉन्सेप्ट और आपके जो लॉजिक्स हैं वो एकदम बढ़िया हों और पूरे चैप्टर्स के आप एक्सपर्ट हों। ठीक है, तो पीवाईक्यू में तब मजा आएगा क्योंकि हम दोनों कम्युनिकेट होंगे और चीजें समझ में आएंगी। तो बहुत समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये आपका थर्ड लेक्चर होगा करंट डेंसिटी चैप्टर का, जिसमें हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर फॉर कंडक्टर्स एंड फॉर सेमीकंडक्टर्स। फॉर कंडक्टर्स एंड फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो यहां पर आप देखें, एक आपको यहाँ ये ग्राफ दिख रहा है। ये ग्राफ जो है कुछ नया नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी से उठाया गया है। आप जरा देखें यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ग्राफ है। कॉपर आप जानते हैं किस कैटेगरी में आता है, कंडक्टर में या सेमीकंडक्टर में? अच्छा, कंडक्टर में आता है। और यहाँ पर देखें एक दूसरा ग्राफ बना हुआ है कि रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम एज ए फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाइक्रोम आप जानते हैं एलॉय है। एलॉय किसे बोलते हैं हम लोग? प्योर मेटल्स या इम्प्योर? इम्प्योर मतलब कई सारे एलिमेंट्स हो उसमें मिक्स हो तो। और यहाँ ये ग्राफ देख रहे हैं, ये भी रेजिस्टिविटी वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, लेकिन ये ग्राफ सेमीकंडक्टर के लिए है। तो आप जरा देखें, प्योर मेटल था, एलॉय था और सेमीकंडक्टर है। ये चेंजेज आप देख रहे हैं। इसको आप रट लेंगे तो ठीक ही है, लेकिन रटने के बाद भी हमको क्या पता होना चाहिए? रटने के बाद भी हमको रीजंस पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारी जानकारी होगी, रटना तो तब भी पड़ेगा। अब जरा देखें, यहाँ हेडिंग दिख रही है आपकी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। और यहाँ V वर्सेस I ग्राफ ड्रा किया गया है। गुड कंडक्टर के लिए है, मतलब अच्छे कंडक्टर के लिए है, आइडियल कंडक्टर के लिए है। तो V वर्सेस I ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कुछ दूर तक, फिर आगे से जाके वो स्ट्रेट लाइन को छोड़ दिया है। तो यहाँ आपका लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में पहली लाइन दिख रही V सीजेज टू बी प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और आपका ये ग्राफ दिखा रहा है 3.5। उस दूर तक आपका V प्रोपोर्शनल टू I है, फिर उसके बाद V प्रोपोर्शनल टू I वाली लाइन को छोड़ के ग्राफ हट गया है। इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू I नहीं फॉलो कर रहा है तो ओम्स लॉ नहीं फॉलो कर रहा है। ओम्स लॉ नहीं फॉलो कर रहा है तो ऐसी सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें वो आपकी क्या होती है? नॉन ओमिक सर्किट या अनोमिक सर्किट होती है। जो ओम्स लॉ को फॉलो करें ओमिक सर्किट होती है। तो ये तो साधारण सी बात है, ओमिक सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे और नॉन ओमिक सर्किट या अनोमिक सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, अब यहाँ दूसरा देखें, द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। ये देखें V वर्सेस I ग्राफ है, इधर इस वाले क्वाड्रेंट में आपका V प्लस है तो ग्राफ देखिए कैसे जा रहा है, और इधर जाके V माइनस है तो ग्राफ कैसे जा रहा है। इसका मतलब वोल्टेज के साइन पर डिपेंड कर रहा है, प्लस और माइनस पर ग्राफ। और ये ग्राफ है आपका किसके लिए? ये ग्राफ है डायोड के लिए। डायोड मतलब सेमीकंडक्टर आप ले सकते हैं। और फिर यहां देखें,
आपका नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक, देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट। एक ही करंट के लिए यहां पर, मतलब एक ही वोल्टेज के लिए अलग अलग करंट है, या अलग अलग वोल्टेज के लिए एक ही करंट है। देखिए यहां और यहां करंट एक ही होगी, लेकिन वोल्टेज क्या है, अलग अलग है। तो एक सिचुएशन ये आ रही है, ये भी सेमीकंडक्टर के लिए हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात हमको ये समझना है कि कंडक्टर के लिए क्या रिलेशन है और सेमीकंडक्टर के लिए क्या रिलेशन है। तो पहले हम लोग कंडक्टर की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे पहले कंडक्टर्स की। तो अभी आपको याद होगा कि हम लोग V इज इक्वल टू आर आई क्या आए थे, और यहां जो R था आपका, R इज इक्वल टू आपका आया था ml अपान यानी स्क्वायर टाउ और A आया था। ठीक है, ये R की वैल्यू आई थी, और इसी में ये आपका जो ये इसकी जगह पे हम लोगों ने लिख दिया था, क्या लिख दिया था, रो, ये रो यल अपान ए हो गया था। और यहां पर जो है आपका रो इज इक्वल टू था m अपान यानी स्क्वायर टाउ। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि टेम्परेचर के बढ़ने का, किसके, टेम्परेचर के बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर। देखिए पहली बात, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बदल नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास वेरी नहीं करेगा, तो यम वेरी नहीं करेगा, और टेम्परेचर के बदलने पर नंबर डेंसिटी भी वेरी नहीं करेगी इन केस ऑफ कंडक्टर, और टेम्परेचर के बदलने पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़े ना वेरी करेगा। तो यहां बदलने वाली चीजें केवल तीन है, एल है, टाउ है और ए है। हमको एल की बात करनी है, हमको टाउ की बात करनी है, हमको ए की बात करनी है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर इन सब में क्या होता है। टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है तो इन सब का क्या हाल होता है। तो देखिए बेटा, गर्मी में जो वायर्स दो खंभों के बीच में होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं गर्मी में, और ठंडी में टाइट हो जाते हैं, जबकि उसमें आप इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली आप इन्वॉल्व नहीं है। तो गर्मी में क्यों वायर ढीले पड़ गए दो पोल के बीच के, अच्छा लेंथ बढ़ गई, इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पर लेंथ बढ़ती है, और ठंडी में फिर से टाइट हो गई क्योंकि लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर लेंथ बढ़ती है, टेम्परेचर के कम होने पर लेंथ कम होती है। तो इसका मतलब यहां टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है तो लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। अब हम एरिया की बात करें, एरिया की, जैसे कोई चीज आप खींच रहे हैं उसकी लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है तो वो चीज मोटी हो रही, पतली हो रही है, पतली हो रही है। जैसे मतलब जैसे मम्मी जो गेटिस यूज करती है बालों में, उसको जब आप खींचोगे लेंथ तो बढ़ती है, लेकिन रबर क्या होती जाती है, पतली होती जाती है। इसका तो जब लेंथ बढ़ती है तो उस समय क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होती है, कम होती है। तो टेम्परेचर जब बढ़ रहा था लेंथ बढ़ रही थी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ठीक है, तो ये अब बचा रिलैक्सेशन टाइम। क्या बचा, रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर बढ़ गया, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कब बढ़ता है, अभी हम ये फॉर मेटल्स बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर मेटल्स या
कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान देंगे। टेम्परेचर बढ़ गया, तो किसी चीज का टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब आप उसको हीट दिए हैं या उससे हीट लिए हैं। तो यदि किसी मेटल का या कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपने उसको हीट, हाँ, दिया है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपने एनर्जी दी है। और वो एनर्जी उस कंडक्टर के हर एटम को मिली होगी, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी मिली होगी। और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिल गई तो उसकी स्पीड, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो जो एक्सीडेंट होने में पहले समय लग रहा था, अब वो एक्सीडेंट जल्दी जल्दी होने लगेगा, मतलब वो कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा। अब कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा तो रिलैक्स होने वाला टाइम क्या हो जाएगा, बहुत सही, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर के बढ़ने। अब जरा देखें, यहां ऐसे ही समझना है आपको कि टी की प्रोपोर्शनलिटी मिली किससे, लेंथ से, टेम्परेचर की। और टेम्परेचर की इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी मिली किससे, एरिया से। और टेम्परेचर की जो है, और टेम्परेचर की इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी मिली किससे, रिलैक्सेशन टाइम से, रिलैक्सेशन टाइम से। अब जरा देखें हम, टेम्परेचर का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा रेजिस्टेंस पर, इस पर, रेजिस्टेंस पर। क्योंकि क्योंकि यहाँ तीन फैक्टर हैं जो टेम्परेचर को से प्रभावित हो रहे हैं। एक है आपकी लेंथ है, एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर का प्रभाव रेजिस्टेंस पे ज्यादा पड़ेगा और रेजिस्टिविटी भी कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक ही फैक्टर है जो रेजिस्टिविटी को प्रभावित कर रहा है। लेकिन खास बात यह है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में देखा जाए तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है, लेंथ के प्रोपोर्शनलिटी के कारण लेंथ भी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से, और फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा, और इसमें अभी किसने रोल प्ले किया, लेंथ ने। टेम्परेचर जब बढ़ा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गई, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गई तो रेजिस्टेंस एक बार फिर से बढ़ गया, इनवर्सली है। इसका मतलब रेजिस्टेंस को अब इस बार किसने बढ़ाया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ने बढ़ाया। टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, और रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टेंस फिर से बढ़ गया। इस बार किसने बढ़ाया, इस बार रिलैक्सेशन टाइम ने बढ़ाया। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी यहां पे आ रही है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। किसकी बात करते हैं, रेजिस्टिविटी की। और रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब बात हम कर रहे हैं रेजिस्टिविटी की। अब रेजिस्टिविटी के फार्मूले में जो वेरिएबल है वो केवल अभी रिलैक्सेशन टाइम है ही है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा, इनवर्स रिलेशन है। और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब यहां रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन बढ़ाएगा कौन, रिलैक्सेशन टाइम। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने वाले तीन लोग थे, तीन फैक्टर थे, और रेजिस्टिविटी को बढ़ाने वाले एक ही फैक्टर है, रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर के वेरिएशन का रेजिस्टिविटी पर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात हमारे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको। अब यहां पर जो है हम आप रिपीट कर लेंगे, यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो। आगे बढ़ते हैं। अब जो है आप आर का जो फार्मूला पढ़े हैं वो है रो यल अपान ए। इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल है यल के, आर प्रोपोर्शनल है एल के, ठीक है।
और आपको याद होगा 11th में एक चैप्टर था आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो वहां L इज इक्वल टू आपका L0 प्लस अल्फा L0 T माइनस T0 फार्मूला होता है, यदि याद हो। ठीक है, ऐसा फार्मूला होता है। तो इसी से रिलेटेड फार्मूला हो जाएगा R0 अल्फा R0 और T माइनस T0। यदि 11 का ये फार्मूला आप समझे थे कहां से आया है, R प्रोपोर्शनल टू L है, तो ये फार्मूला यहां आ जाएगा और यहां इस फार्मूले को आप ऐसे राउंड कर देंगे। यहां R क्या है, यहां R है रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर, और R0 क्या है, रेजिस्टेंस एट T0 टेम्परेचर। ठीक है, तो R हो गया, R0 हो गया। अब बचा अल्फा, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली जो है आपका फार्मूला हो जाएगा रो के लिए, रो इज इक्वल टू हो जाएगा रो जीरो प्लस अल्फा रो जीरो टी माइनस टी जीरो। तो रो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर, रो जीरो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी एट टी जीरो टेम्परेचर। अल्फा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आ गया आपका। ठीक, अब जरा देखें ये जो फार्मूला, ये दोनों फार्मूले जो आ रहे हैं, ये दोनों फार्मूलों को जैसे हम चले अगले उस पर थोड़ा समझें। तो अब जैसे ये एक्सिस है आपकी रेजिस्टिविटी की, तो ये एक्सिस है टेम्परेचर की, ये ओरिजिन है। तो मेरे प्यारे रो इज इक्वल टू रो जीरो प्लस अल्फा रो जीरो और टी माइनस टी जीरो आ रहा है, टी माइनस टी जीरो आ रहा है। अब यहां देखा जाए आपका, तो रो इज इक्वल टू रो जीरो प्लस अल्फा रो जीरो टी माइनस अल्फा रो जीरो और टी जीरो, और इसे आप लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू आपका ये जो अल्फा है और जो रो जीरो है और ये टी है, इसको हम लिख दिए पहले। अब रो जीरो माइनस अल्फा रो जीरो और टी जीरो, ये लिख दिए। अब रो ने किसको रिप्लेस किया है, रो ने किसको रिप्लेस किया है, वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस हो गया। ये आपका अल्फा रो जीरो और टी ने रिप्लेस किया एक्स एक्सिस को, यक्स हो गया। और फिर ये हो गया आपका रो जीरो माइनस अल्फा रो जीरो टी जीरो। ठीक है, और ये मेरे प्यारे ये इक्वेशन जो है आपका बिलोंग कर गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहां m इज इक्वल टू आपका आ गया है, m इज इक्वल टू आ गया है आपका अल्फा रो जीरो और c इज इक्वल टू आ गया है रो जीरो माइनस अल्फा रो जीरो टी जीरो। और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है वो आपका
ओरिजिन के ऊपर से जाता है, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इसका ये ग्राफ हो जाएगा। इसका मतलब जो इस इक्वेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उनके लिए ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ग्राफ में आपका जब हम रो वर्सेस टी की ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ में आपका जो है ये पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन, इधर का पोर्शन नहीं रहेगा क्योंकि इधर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखें जरा, अब स्ट्रिक्टली फॉलो कौन करेंगे इसको? एलॉय। कौन? एलॉय। और कौन नहीं फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली इस ग्राफ को? प्योर मेटल्स। ठीक है, अब जरा देखो टेम्परेचर का प्रभाव किस पर ज्यादा पड़ेगा, प्योर मेटल्स पर या एलॉय पर? प्योर मेटल समझते हैं, सॉफ्ट। प्योर क्या होगा? सॉफ्ट होगा, हमेशा प्योर चीजें सॉफ्ट होती है। प्योर मेटल क्या होगा? सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट आयरन कोर सुने होंगे आप। और एलॉय हार्ड होगा। एलॉय क्या होगा? हार्ड होगा। देखिए प्योर गोल्ड जो होता है उससे हम ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते हैं, उससे हम ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते हैं, उससे हम हार वगैरह या अंगूठी वगैरह नहीं बना सकते हैं क्योंकि सॉफ्ट होगा। आप कहीं दब हो गया तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसमें कुछ हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इसीलिए 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट आप सुने होंगे। ठीक है, इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो गोल्ड थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो हम उससे जो भी मतलब कि ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं उसका जो भी शेप दिए हैं वो जल्दी चेंज नहीं होगा क्योंकि हार्ड हो गया। तो मिक्स्ड जब रहेगा, मिक्स्ड कई एलिमेंट जब मिक्स्ड होंगे तो एलॉय बोलेंगे और वो हार्ड हो जाएगा। अब प्योर रहेगा तो सॉफ्ट रहेगा। देखें आप जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, मतलब ऐसे जन्म लिए 2-3 महीने हुए हैं, 4 महीने, 6 महीने, आप सॉफ्ट थे, आप उस समय प्योर भी थे, आपके मन में कोई गंदे विचार उचार नहीं आते, आप प्योर थे। अब आप बड़े हो गए, अब आपके अंदर बहुत तरह के विचार आते हैं, अब आप में इम्प्योरिटी आ गई, अब आप उतने साफ नहीं रहे जितने साफ आप जब छोटे थे तब थे, अब आप हार्ड हो गए हो। ठीक है, जब आप छोटे थे तो टेम्परेचर का वेरिएशन होता था, गर्मी खूब पड़े, ठंडी पड़े तो जल्दी बीमार उमार हो जाते थे, इसका मतलब टेम्परेचर आप पर जल्दी प्रभाव डालता था। लेकिन अब आप बड़े हो गए तो टेम्परेचर उतनी जल्दी आप पर प्रभाव नहीं डालता। तो एलॉय को जो कि हार्ड होता है उस पर टेम्परेचर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता है, या डालता है, कम डालता है। और जो प्योर मेटल्स होते हैं उस पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो एलॉय पर टेम्परेचर कम प्रभाव डालेगा तो एलॉय इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, तो आपका ऐसे ग्राफ मिलेगा। तो जरा देखें, अभी हम लोग पीछे छोड़ के आए थे कुछ ग्राफ शुरू में ही, तो आपको तो पहले छोटा कर दे रहा है, चलिए किनारे, आपको बड़ा कर दे रहा है। आप देखें जरा, ये आपका लिखा है रेजिस्टिविटी वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर ग्राफ है, और किसके लिए? कापर के लिए है। किसके लिए ग्राफ है? कापर। कापर मतलब एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो प्योर होगा, अब प्योर होगा टेम्परेचर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा इस पर। तो आप जरा देखें, और आप जानते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टिविटी कम होती है, हम लोग बात करके आए हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ग्राफ आगे जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो ग्राफ पीछे आएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो ग्राफ ऊपर जाएगा, रेजिस्टिविटी कम होगी तो ग्राफ नीचे आएगा। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्राफ को आगे जाना चाहिए, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो ग्राफ को ऊपर जाना चाहिए, तो ग्राफ आगे बढ़ते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर ग्राफ कर्व हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में थोड़ा ही वेरिएशन रेजिस्टिविटी में ज्यादा वेरिएशन कर रहा है, तो इसलिए ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है। ठीक है, और इस पर टेम्परेचर क्यों ज्यादा प्रभाव डाल रहा है? प्योर एलिमेंट है। अब जरा देखें यहां पर क्या बात हो रही है, यहां भी रेजिस्टिविटी वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर ग्राफ है, रेजिस्टिविटी वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर ग्राफ है।
लेकिन अब बात हो रही है नाइक्रोम की, जैसे नाइक्रोम हुआ, मैग्नीन हुआ, आपका एल्निको हुआ, एल्युमिनियम निकिल कोबाल्ट मिक्स करते हैं तो ये भी एलॉय है एल्निको, मैग्नीन भी एलॉय है, कांस्टेंटाइन भी एलॉय है आपका, और नाइक्रोम भी एलॉय है। तो इस पर टेम्परेचर का प्रभाव कम पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एलॉय है, एलॉय मतलब हार्ड है, हार्ड है तो टेम्परेचर उतना ज्यादा प्रभाव इस पर नहीं डालेगा। तो इसलिए यहां ग्राफ देखिए स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, और ग्राफ का इधर का ही पोर्शन है, इधर का पोर्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ये आप दो चीजें समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ जो दो ग्राफ आप अभी नहीं समझे हैं, वो ग्राफ इसलिए नहीं समझे हैं कि ये सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, और यहाँ ये समझ गए होंगे V वर्सेस I स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ये तो बात हो ही चुकी है, क्योंकि जब आपका V इज इक्वल टू आर आई होगा, ये आपका Y इज इक्वल टू mx से बिलोंग करेगा, तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन, ग्राफ है ऐसा। लेकिन जब वोल्टेज बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ती जाएगी, तो धीरे धीरे हीट डेवलप होना शुरू हो जाएगी, हीट डेवलप होना शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर बदलने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब, रेजिस्टेंस यहाँ स्लोप है तो स्लोप बढ़ना चाहिए, स्लोप मतलब ढाल, तो देखिए ढाल बढ़ना है तो ऐसे जाएगा कोई, और ढाल का कम होना है तो ऐसे जाएगा, ठीक है। जैसे स्लोप बढ़ना है, जैसे स्लोप बढ़ना है तो इसको ऐसे जाना होगा, ऐसे भाई यहाँ पानी डालोगे तेजी से बहेगा, अभी पानी नहीं बहेगा, धीमे बहेगा, और तेज और तेज और तेज, तो स्लोप बढ़ना होगा तो कोई चीज ऐसे जाएगी, और स्लोप कम होना होगा तो ऐसे जाएगी, स्लोप मतलब ढाल समझिएगा, देखो यहाँ ढाल बढ़ रहा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जल्दी स्लाइड करेगा नीचे, फिर स्लोली, फिर और स्लोली और स्लोली, तो आप ऐसे जा रहे हैं स्लोप कम हो रहा है, ऐसे जा रहे हैं स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ स्लोप ही क्या है, रेजिस्टेंस है, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर मेटल्स का या कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं ऐसे जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो ग्राफ तो स्लोप बढ़ेगा, ठीक है। इतना हमारे ख्याल समझ गए आप, ठीक। अब हम चलते हैं, कुछ बात करके आते हैं सेमी कंडक्टर, देखिए यहाँ ये ग्राफ बात करके गए थे कैसे ऐसे मिलता है। अब हम बात करके आते हैं सेमी कंडक्टर की। अब ये सेमी कंडक्टर क्या है, कंडक्टर आप जानते ही हैं, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने थ्रू जो है चार्ज को इजीली पास होने दें, मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करें या निगलेजिबल रेजिस्टेंस ऑफर करें, वो कंडक्टर्स हैं, ठीक है। जो बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करें चार्ज के मूवमेंट में, या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करें, मतलब जिनके थ्रू चार्ज फ्लो ही नहीं कर सके, उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं, और जो इन दोनों के बीच में रहते हैं उन्हें हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो सेमी कंडक्टर का ग्राफ हम लोगों को समझना है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझदार तो आप सदियों से हैं मेरे प्यारे। देखें, पहली बात तो कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, देखो इसका सेमी इंसुलेटर नाम नहीं रखा गया है, नाम इस बात पे रखा जाता है कि इसका यूज कैसे करना है, इसको एज ए कंडक्टिंग कभी ना कभी बदल देना है, इसीलिए सेमी कंडक्टर बोला जा रहा है। और इंसुलेटर, इंसुलेटर्स, बेटा देखें, मेटल्स जो है आपके कंडक्टर है, मेटल में जैसे एल्युमिनियम ले रहे हैं आप, तो एल्युमिनियम है, शायद 13 होता है क्या, तो 283, 283। और इंसुलेटर में जैसे गैसेस हैं, गैसेस में जैसे ऑक्सीजन ले लें, तो ऑक्सीजन शायद आपका 8 होता है, तो 26। गैसेस में क्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन आपका 17 होता है,
हो जाएगा आपका 287, ठीक है। और यहाँ कंडक्टर में मेटल्स में आप सोडियम भी, सोडियम शायद 11 होता है, 281, ठीक है। गैसेस इंसुलेटर होती हैं तो जानते हैं आप, ऑक्सीजन क्लोरीन बात कर दिए। और मेटल्स कंडक्टर होते हैं तो मेटल्स ले लिए, दो एग्जांपल आपके सामने है। सेमी कंडक्टर में एग्जांपल है आपके पास सिलिकॉन का, और सिलिकॉन 14 होता है तो 284 हो जाएगा। जर्मेनियम, जर्मेनियम आपका 32 होता है तो आपका 28184 हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ आइडिया लगा रहे होंगे, वैसे आइडिया आप ये लगा रहे होंगे कि आउटर मोस्ट सेल में फॉर स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 8 का हाफ हो गया 4, 8 का हाफ क्या हो गया 4। तो सेमी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल आप 4 पा रहे हैं। और कंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लेस देन 4 पा रहे हैं, और इंसुलेटर में आप आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ग्रेटर देन 4 पा रहे हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है, लेस देन 4 है, और यहां इक्वल टू 4 है, और यहां पर जो है ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 होंगे वो सेमीकंडक्टर्स हैं, और जिसमें ग्रेटर देन 4 होंगे वो इंसुलेटर्स हैं, और जिसमें लेस देन 4 होंगे वो कंडक्टर्स हैं। लेकिन यहां एक एलिमेंट है कार्बन, क्या है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 6 होता है, तो 2 4। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन को भी इस हिसाब से सेमीकंडक्टर होना चाहिए, लेकिन कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है, कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है। कार्बन एज ए बेस्ट रजिस्टर यूज होता है आपका, एज ए बेस्ट रजिस्टर यूज होता है आपका कार्बन। इसका मतलब वो सेमीकंडक्टर तो नहीं है। कलर कोड ऑफ कार्बन वगैरह आप सुने होंगे, तो जैसे बहुत छोटे अमाउंट में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हमको देना होता है, मतलब इसके बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस आपको छोटे साइज का बनाना हो, हम कार्बन यूज करते हैं। तो कार्बन बेस्ट रजिस्टर है, एक प्रकार से इंसुलेटर के नजदीक उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन फिर भी इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल के बेस पे जो आप क्लासिफाई करने जा रहे थे, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, वो कार्बन के बारे में देखने के बाद ये लग रहा है कि वो आपका फेल हो गया, वो आपका फेल हो गया। देखिए भाई, हम सेमीकंडक्टर का ग्राफ तब समझेंगे जब सेमीकंडक्टर को जानेंगे, प्यारे सेमीकंडक्टर को जानेंगे, ठीक है। तो चलें, कार्बन इसका मतलब फिर नहीं है, क्या नहीं है? कार्बन आपका सेमीकंडक्टर नहीं है। अब कुछ तो बात है। कार्बन देखेंगे आप तो कार्बन में 2 ही ऑर्बिट है, मतलब 2 ही सेल है, एक में इलेक्ट्रॉन कितने? 2, और एक में कितने? 4, 2 4 का मामला है। ये है आपका कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, तो एटॉमिक नंबर 6 था, ये 2 4 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलिकॉन की, एटॉमिक नंबर 14,
284 284 यहां न्यूक्लियस होगा, यहां न्यूक्लियस होगा। अब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 4 है। और हम लगे हाथ बात कर रहे हैं किसकी, जर्मेनियम की। किसकी बात कर रहे हैं, जर्मेनियम की। और जर्मेनियम के बारे में आप जानते हैं, जर्मेनियम के बारे में आप जानते हैं 32 है इसका, तो 2 8 18 4, यहाँ 4 सेल्स होंगी, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल और चौथी सेल, ठीक है। और यहाँ भी, यहाँ न्यूक्लियस होगा पॉजिटिव और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप जहां तक ये जानते हैं, जहां तक क्या आप काफी कुछ जानते हैं वैसे, तीनों दिख रहे हैं आपको मेरे प्यारे, जो है मेरे प्यारे, देखें आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम, आउटर मोस्ट सेल जो होती है किसी भी एलिमेंट की, उसे हम बैलेंस सेल बोलते हैं। आउटर में सेल की क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस सेल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में है, किसमें है, बैलेंस सेल में है। तो बैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां बैलेंस बैंड लिखा है, क्या लिखा है, बैलेंस बैंड। तो बैलेंस बैंड क्या होता है जरा ये समझें। बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम तो नहीं होगी। उसमें जो सबसे हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस सेल में, और जो सबसे लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस सेल में, उसी एनर्जी गैप को हम बैलेंस बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड बोलते हैं। वैलेंस सेल किसे बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं, और उस सेल को हम वैलेंस सेल बोलते हैं। और वैलेंस सेल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी के तो नहीं होंगे, किसी की एनर्जी कम होगी, किसी की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो हाईएस्ट एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन होगा, हाईएस्ट एनर्जी, और जो लोएस्ट एनर्जी होगी, दोनों का जो गैप होगा वो वैलेंस बैंड, क्या होगा, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड हमारे ख्याल समझ गए। अब इलेक्ट्रॉन जब तक बैलेंस सेल से निकल के, बैलेंस सेल से निकल के वो कंडक्शन बैंड में, बैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जब तक नहीं चला जाएगा, तब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव नहीं डालेगा। अब इसका मतलब इसको यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है। और इलेक्ट्रॉन को जब यहां से बाहर निकालना है आपको, तो जो है ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से बाहर निकलेगा, तो मेरे प्यारे जो है, ये न्यूक्लियस नहीं चाहेगा कि आप इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाएं, न्यूक्लियस अपोज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने में हमको एनर्जी चाहिए। वैलेंस बैंड से कहां ले जाने में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। और वैलेंस सेल का जो अपर एनर्जी लेवल है, अब कंडक्शन बैंड का जो लोअर एनर्जी लेवल है, दोनों के बीच के गैप को हम एनर्जी गैप कहते हैं। दोनों के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं। आई बात समझ में। तो इसका मतलब हमको एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से निकाल के कंडक्शन बैंड में ले जाने में। फिर से देखें, एनर्जी गैप किसे कहते हैं, बैलेंस बैंड के अपर एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड के लोअर एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है उसी को एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाएगा कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड में भी सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होगी। उसमें जो हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी माइनस लोएस्ट एनर्जी,
दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों का डिफरेंस कंडक्शन बैंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कंडक्शन बैंड बोला जाएगा। अब खास बात यह है कि जब तक इलेक्ट्रॉन रिलेटेड होगा किसके? वैलेंस शेल से, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इफेक्ट नहीं डालेगी। तो नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है, वैलेंस शेल में है, उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभाव नहीं डालेगी। और जो इलेक्ट्रॉन संबंधित है किससे? कंडक्शन बैंड से, वो उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभाव डालेगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट डालेगी। यहां नो इफेक्ट था, यहां इफेक्ट है। अब इसको समझने के लिए बड़ा डेली लाइफ से हम लोग कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? डेली लाइफ से। तो बेटा जो है, हमने इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया था फीमेल से। किससे कंपेयर किया था? फीमेल से, लेडीज से। और प्रोटॉन को कंपेयर किया था, मतलब पॉजिटिव चार्ज को कंपेयर किया था किससे? मेल से। किससे? मेल से। और न्यूट्रॉन ट्रांसजेंडर था, याद ही होगा आपको। तो इलेक्ट्रॉन मतलब फीमेल, मतलब लेडीज। जब तक इलेक्ट्रॉन रिश्तों में है, वैलेंस बैंड में है, बॉन्डिंग में है, जब तक वो, ठीक है, तब तक उस इलेक्ट्रॉन पर एक्सटर्नल फील्ड प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है। जब तक कोई महिला किसी की पत्नी है, बॉन्डिंग में है, किसी की मां है, बॉन्डिंग में है, किसी की बेटी है, बॉन्डिंग में है, जब तक वो रिश्तों में है, जब तक वो रिश्तों में है, तब तक एक्सटर्नल फील्ड उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन यदि मम्मी पापा का तलाक हो गया, अब बैलेंस बैंड में मम्मी नहीं है, अब मम्मी कंडक्शन बैंड में है, अब एक्सटर्नल फील्ड प्रभाव डालेगी। अब राह चलता इंसान उनसे बॉन्डिंग कर सकता है और दोनों मिलकर आगे जीवन चल रहा सकते हैं। ठीक है। तो जब तक मम्मी पापा के साथ बॉन्डिंग में थी, तब तक राह चलते लोग उन पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बॉन्ड टूट गया, किसी भी कारण से टूट गया, अब राह चलते लोग प्रभाव डाल दे रहे हैं। इसका मतलब एक्सटर्नल फील्ड प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, तब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभाव नहीं डालेगा। अब इसको यहां से यहां ले जाना है, तो यहां और यहां से यहां ले जाने में, यहां से कंडक्शन बैंड में ले जाने में, यहां से कंडक्शन बैंड ले जाने में कहां ज्यादा अपोज झेलेंगे? तो देखें, यहां न्यूक्लियस ने आपका 1 2 3 4 सेल हैं, तो चौथे नंबर पर वो इलेक्ट्रॉन है जिसको न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है, जिसको आप बाहर निकाल के ले जाना चाहते हैं। कहां पे? कंडक्शन बैंड में। और यहां पर वो तीसरे नंबर पे है, और यहां पर ये दूसरे नंबर पे है। जैसे हम अभी 4 लोगों को पकड़ रखे हैं और चौथा पर्सन क्या है, वो छूट के निकलना चाहता है, तो वो आसानी से निकल लेगा। लेकिन जब तीसरा निकलने लगेगा इधर से, चौथा मतलब सबसे दूर वाला निकलना चाहेगा, आसानी से निकल लेगा। तीसरा निकलेगा तो हमारी होल्डिंग थोड़ा कम, मतलब स्ट्रांग हो जाएगी, और दूसरा निकलेगा तो होल्डिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। इसका मतलब यहां एनर्जी गैप कम होगा क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। यहां एनर्जी गैप इससे थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा परेशानी से निकलेगा, और यहां एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां जो एनर्जी गैप होता है वो होता है आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, नॉर्मल टेम्परेचर पर। और यहां पर जो एनर्जी गैप होता है वो होता है आपका 0.72 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे कम एनर्जी गैप यहाँ है, उससे ज्यादा एनर्जी गैप यहाँ है, उससे ज्यादा एनर्जी गैप यहाँ है। इसका मतलब यहाँ कम एनर्जी पे ही कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, यहाँ ज्यादा एनर्जी लगेगी कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए, यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए। तो मेरे प्यारे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का मतलब क्या है, जरा ध्यान दें आप। अब डिफिनेशन जरा देखें। जो कंडक्टर्स हैं, जो क्या है, कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप है वो जीरो होगा। जीरो होने का मतलब ये है कि यहां पर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और सेमी कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में जो एनर्जी गैप है मेरे प्यारे, वो आपका सेमी कंडक्टर जो एनर्जी गैप है वो लेस देन होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड है दोनों में एनर्जी गैप रहेगा। अब आपको बताया जा चुका है कि बैलेंस बैंड किसे कहते हैं। बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी और लोएस्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के एनर्जी गैप को बैलेंस बैंड कहते हैं। अब कंडक्शन सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो न्यूक्लियस के प्रभाव से निकल चुके हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कंडक्शन के लिए अवेलेबल हैं, अभी जो बॉन्डिंग में नहीं है, उन सब की भी एनर्जी सेम नहीं होगी। उसमें जो हाईएस्ट एनर्जी है, जो लोएस्ट एनर्जी है, उसका डिफरेंस कंडक्शन बैंड है। और बैलेंस बैंड के अपर एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड के लोअर एनर्जी लेवल को के बीच के गैप को हम एनर्जी गैप कहते हैं। वो एनर्जी गैप यहाँ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन। और जब इंसुलेटर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इंसुलेटर्स की बात करेंगे मेरे प्यारे, इंसुलेटर्स में ये एनर्जी गैप जो है और ज्यादा हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि इसके कंपैरिजन में यहां ज्यादा बनाना है। ये आपका ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और ये एनर्जी गैप है मेरे प्यारे यहाँ पे। अब एनर्जी गैप जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आई बात समझ में। अब जरा देखें, जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए आपका कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये दोनों सेमीकंडक्टर कैटेगरी में जाएंगे। और कार्बन के लिए जो है आपका एनर्जी गैप, कार्बन के लिए एनर्जी गैप है आपका 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस डिफरेंस से ये इंसुलेटर कैटेगरी में आ जा रहे हैं, मतलब एक अच्छे रजिस्टर की कैटेगरी में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ चले आ रहा है, ठीक है। अब जैसे आप फार्मूला पढ़े थे, थोड़ा बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप फार्मूला क्या पढ़े थे, आर के लिए आप फार्मूला पढ़े थे एम एल अपान यानी स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। अब यहां ये जो यन है ये भी प्रभावित होगा, और रो इज इक्वल टू आप पढ़े थे यम अपान यानी स्क्वायर टाउ, ये भी यन प्रभावित होगा। अब इस पर प्रभाव पड़ने लगेगा, इस पर कैसे। अब देखें बेटा, जैसे सिलिकॉन है और सिलिकॉन ही है, इसका मतलब ये आपका प्योर एलिमेंट्स हैं। और जब किसी क्रिस्टल में केवल एक ही टाइप के सेमीकंडक्टर प्रेजेंट हो तो उसे हम इंट्रिंसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये प्योर है। तो प्योर सेमीकंडक्टर है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर का बढ़ना मतलब दुख बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना मतलब क्या है, दुख का बढ़ना। अब दुख के बढ़ने पे मम्मी पापा के बीच का रिश्ता क्या होता है, कमजोर होता है। इसका मतलब बांड कमजोर होता है। इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पे बांड टूटेगा। बांड क्या होगा, टूटेगा। बांड टूटेगा तो मम्मी तलाक लेके बैलेंस बैंड से भाग जाएंगी, कहां पे, कंडक्शन बैंड पे।
अब मम्मी पर एक्सटर्नल फील्ड प्रभाव डालने लगेगी। इसका मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित होने वाले। ठीक है, तो जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो एलिमेंट एलिमेंट के बीच का गैप बढ़ेगा, और एलिमेंट एलिमेंट के बीच का गैप यदि बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो टूटेगा। अब बॉन्ड जब टूट जाएगा, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया और बैलेंस सेल में नहीं है, वो वहां से निकल गया, कहां चला गया, कंडक्शन में। तो कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, लेकिन बैलेंस सेल में क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन का जो खाली स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, जिस स्पेस को इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है वो पॉजिटिव हो गया होगा, और उसे हम होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल। मतलब वैकेंट सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। ठीक है प्यारे, अब जब आप फील्ड जनरेट कर देंगे, फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट भागेगा, और होल जो है, होल फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा। इसका मतलब होल के कारण जो है करंट इधर होगी, क्योंकि पॉजिटिव इधर चलता है, उधर ही करंट होती है, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि इधर भाग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होती है वो फील्ड के, वो करंट के, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो यहाँ करंट इधर होगी। इसका मतलब जो करंट हो जाएगी वो हो जाएगी आई इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। ठीक है, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बांड टूटते रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से निकल के पापा से तलाक लेके इलेक्ट्रॉन कहां जाते रहेंगे, कंडक्शन बैंड में जाते रहेंगे, और वहां पर अपना दूसरा साथी ढूंढना शुरू कर देंगे। इसका मतलब एक्सटर्नल फील्ड से प्रभावित होने लगेंगे और वो कंडक्शन में रोल प्ले करने लगेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता था इन पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, चार्ज कैरियर थे। और ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं कंडक्शन बैंड में, चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं, तो n बढ़ रहा है, और यहां भी n बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब इंप्योरिटी मिला देते हैं, क्या करते हैं, इंप्योरिटी मिला देते हैं, तो इंप्योरिटी जो मिलाते हैं हम मेरे प्यारे, वो इंप्योरिटी जो है आपकी एक ही डायग्राम में बता देंगे। इंप्योरिटी का मतलब है कि भैया की शादी हो गई, अब भाभी जो है किसी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट थी, अब वो भैया के ग्रुप में आ गई हैं। तो भैया के ग्रुप में जो एलिमेंट थे पहले से, मतलब मम्मी पापा भाई खुद बहने, ये सब इंट्रेंसिक थे, मतलब ये सब प्योर थे उस ग्रुप में। और उस ग्रुप में कोई नया मेंबर आएगा तो वहां इम्प्योरिटी बोला जाएगा। भैया भाभी के यहाँ जाएंगे भाभी वाले ग्रुप में तो वहां इम्प्योरिटी होंगे। अब भैया और भाभी आ जाएंगी भैया वाले ग्रुप में तो इम्प्योरिटी होंगी। तो इसका मतलब भैया की शादी हो गई, भैया की शादी हो गई, और इम्प्योरिटी मतलब कि किसी दूसरे ग्रुप का एलिमेंट किसी दूसरे ग्रुप में आ गया। ठीक है, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसे। ठीक है, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, आ रही बात समझ में। और मेरे प्यारे जो है एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में रियली क्या होता है, अब हम आपसे क्या बोल रहे हैं, इम्प्योरिटी कब होगी, इम्प्योरिटी कब होगी, जब भैया की शादी होगी। भैया की शादी होगी तो किसी दूसरे घर से भाभी आएंगी, भाभी उस ग्रुप में तो इंटेंसिक थी लेकिन यहां आ गई तो एक्सटेंसिक होंगी। अब भैया चले जाएं भाभी के यहाँ तो भैया अपने घर में इंटेंसिक थे लेकिन भाभी के घर में एक्सटेंसिक हो जाएंगे, तो अब यहाँ इम्प्योरिटी आ गई। और शादी विवाह जो होता है उसमें बड़ा रूल होता है, भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में तो रूल है ही है। और वो रूल क्या होता है, नेबरिंग ग्रुप, मतलब लड़की जो है, जो लड़के के यहाँ आती है वो थोड़ा नीचे का, ठीक है, और बहुत पास, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। तो देखो इम्प्योरिटी मिला रहे हैं हम टेट्रावैलेंट में, तो इम्प्योरिटी या तो ट्राईवैलेंट मिलाएंगे या तो
पेंटावैलेंट मिलाएंगे, ट्राईवैलेंट मिलाएंगे या क्या मिलाएंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे। क्यों? क्लास 4 है, क्लास 4 के में यदि क्लास 12 का बच्चा आके बैठ जाएगा तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा, तुरंत पकड़ में आ जाएगा और टीचर आते के भाग यहां से, कहां आ गया यहाँ पे, क्योंकि फिजिकली केमिकली फिट नहीं हो रहा है वो। अब क्लास 4 में लोअर केजी का बच्चा आ जाएगा तब भी टीचर आते ही पकड़ लेगा अब बोलेगा भाग यहां से, क्योंकि वो भी केमिकली फिजिकली नहीं फिट हो रहा है। लेकिन क्लास 4 में क्लास 3 का बच्चा आ जाएगा या क्लास 4 में क्लास 5 का बच्चा आ जाएगा तो टीचर तुरंत नहीं जान पाएगा कि इम्प्योरिटी आई है, क्योंकि फिजिकली और केमिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। यहां मामला जो है, बात समझ रहे हैं? इसीलिए नेबरिंग ग्रुप्स मतलब कि सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जब इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी अब मिलाते हैं ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट मिलाते हैं। ट्राईवैलेंट जैसे मिलाए, मान लो एल्युमिनियम मिला दिए, एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन तो थे, 3 बॉन्ड बना लिया, एक जगह स्पेस खाली हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे एल्युमिनियम मिलाते जाएंगे वैसे वैसे होल्स बढ़ते जाएंगे, और होल्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित होते हैं। और होल्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? वैलेंस बैंड में, क्योंकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जब होल में जाएगा, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, तभी तो होल जनरेट होगा। तो होल कहाँ रहेगा? वैलेंस बैंड में। और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों जगह रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है भैया, आदि शक्ति है वो, उनके लिए कोई रोक रुकावट नहीं है, वो कहीं भी रह सकता है। फिर सारा रिस्ट्रिक्शन जान ही रहे हो आप। तो जैसे जैसे एल्युमिनियम मिलाते जाएंगे होल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, कहां पर? बैलेंस बैंड में। इसका मतलब मेजॉरिटी कैरियर की संख्या बढ़ती जाएगी, मेजॉरिटी कैरियर की संख्या बढ़ेगी इम्प्योरिटी मिलाने पर। और यदि आर्सेनिक मिला दिए होते, क्या मिला दिए होते? आर्सेनिक, आर्सेनिक मिला दिए होते तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 तो बॉन्ड बनाते, 1 इलेक्ट्रॉन खाली होता। 1 इलेक्ट्रॉन खाली होता तो बॉन्डिंग में तो है नहीं, वो कहां रहेगा? बैलेंस बैंड में नहीं, कंडक्शन बैंड में रहेगा। तो जब पेंटावैलेंट मिलाएंगे, पेंटावैलेंट जब मिलाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड will be greater than number of holes, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन। तो यहाँ मेजॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इसीलिए इसको एन टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन टाइप, नेगेटिव टाइप, एन टाइप। और यहां जब मिलाएंगे यहां पर, तो यहाँ होल्स बढ़ते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे? ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। यहाँ मेजॉरिटी कैरियर कौन हो गया? होल हो गया। पॉजिटिव होता है वो, पॉजिटिव होगा तो इसको हम पी टाइप बोलेंगे। तो ट्राई वैलेंट जब मिलाते हैं तो पी टाइप, पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो एन टाइप। अब ये मिलाते क्यों है? अब इम्प्योरिटी मिलाते समय ये क्यों ध्यान दिया जा रहा है? पता ना चले भैया, वो दूध में पानी मिला के, पानी भी दूध के दाम में बिक जाता है। क्यों? पानी दूध में पता नहीं चलता है। ठीक है, इम्प्योरिटी मिलाओ, पता चल जाए फिर कोई मतलब नहीं है। पता न चले तो दूध में पानी मिलाए, पता नहीं चला, अच्छा मिलाए क्यों? टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टी इन कंट्रोल्ड मैनर। हम दूध को 50 में बेचना चाहते हैं, 45 में बेचना चाहते हैं, 40 में बेचना चाहते हैं, 35 में बेचना चाहते हैं। दूध एक गैया का है, एक भैंस का है, अलग अलग डब्बा, 50 रुपया लीटर, 45 रुपया लीटर, 40 रुपया लीटर, 30 रुपया लीटर। मतलब जिसमें ज्यादा पानी मिलाए सस्ता, कम मिलाए थोड़ा महंगा, और कम मिलाए और महंगा, नहीं मिलाए और महंगा। ठीक है, क्योंकि हर वैरायटी के कस्टमर होते हैं और सबको बेचना होता है दूध वाले को, इसलिए हर कैटेगरी का वो रखता है, नहीं सब महंगा कह के छोड़ देंगे। तो लोग कहते हैं हमको 30 रुपए वाला चाहिए, लो भैया, 40 वाला लो, 45 वाला। लेने वाला भी जान रहा है कि सस्ता इसीलिए मिलाया गया। तो इम्प्योरिटी मिलाते क्यों है? टू मॉडिफाई प्रॉपर्टी इन कंट्रोल्ड मैनर। इम्प्योरिटी मिलाने पे बॉन्ड क्या होता है? वीक हो जाता है। अब बॉन्ड क्यों वीक हो जाता है जरा देखो। सिलिकॉन था तो सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप पहले था 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो एनर्जी गैप अब हो गया 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इम्प्योरिटी मिलाने के बाद।
मतलब बॉन्ड अब आसानी से टूट जाएंगे, पहले इतनी एनर्जी देने पे टूटते, अब इतने पे टूट जाएंगे वो। और जर्मेनियम का, अच्छा ये सिलिकॉन का नहीं था जो ऊपर लिखा गया है, ये बात थी जर्मेनियम के लिए। और सिलिकॉन के लिए, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप कितना था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब वो हो जाएगा 0.05 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब एनर्जी गैप अब कम हो गया, इसका मतलब बॉन्ड अब आसानी से वैलेंस बैंड से कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा, कहां से कहां, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बॉन्ड आसानी से चला जाएगा। आप कहेंगे सर इंप्योरिटी मिलाने से बॉन्ड इतनी आसानी से टूट क्यों जा रहा है? अरे भैया जब भाभी घर में आती हैं तो मम्मी कहती हैं बेटा पहले जैसे नहीं रहा, जब से बहुरिया आई। बहना कहती है जब से भाभी आई हमारे और भैया के बीच में बॉन्डिंग पहले जैसे स्ट्रांग नहीं रही। पापा भी कहते हैं जब से बहू आई तब से बेटे और मेरे में बॉन्डिंग पहले जैसे नहीं रही, बॉन्ड वीक हो गया। आप समझ ही रहे हैं, वीक हो गया, चाहे उस बेचारी ने कोई रोल प्ले किया हो या ना किया हो, लेकिन ये उस पर ब्लेम रहता ही। तो इम्प्योरिटी जब आएगी तो बॉन्ड वीक हो गया, अब बॉन्ड वीक हो गया तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, अब बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो जो वैलेंस बैंड में मम्मी है पापा के साथ, वो मम्मी चली जाएंगी कंडक्शन बैंड में। अब कंडक्शन बैंड में एक्सटर्नल फील्ड उन पर प्रभाव डालेगी और बैलेंस बैंड में नहीं डाल रही थी क्योंकि वहां पापा के साथ थी। आई बात समझ में? इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगेगी, कहां पर, कंडक्शन बैंड में, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित होंगे। इसका मतलब इनफ्लो ऑफ करंट एज ए चार्ज कैरियर वो काम करेंगे, और चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ने पर, तो बढ़ेगा, आयन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहां देखो टेम्परेचर के बढ़ने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं, मतलब होल्स बढ़ रहे हैं कहां पर, वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कहां पे, कंडक्शन बैंड में। और ये दोनों प्रभावित होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, एज ए चार्ज कैरियर बिहेव करेंगे। इसका मतलब एन बढ़ रहा है टेम्परेचर के बढ़ने पर, एन बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ये किसके केस में होगा, ये होगा सेमीकंडक्टर के केस में होगा मेरे प्यारे। अब आप एक बार में चीजें नहीं समझ पाए हैं तो आप एक दो बार रिपीट कर लेना, वैसे ये आपका अच्छे से पढ़ाया जाएगा कहां पर, जब आप किस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, लास्ट चैप्टर को जब आप पढ़ रहे होंगे। अब आप यहाँ आए, कुछ ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो सेमीकंडक्टर का ग्राफ देख रहे हैं आप जानते हैं फार्मूला जो है यम अपान यनी स्क्वायर टाउ होता है। टेम्परेचर के बढ़ने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर, इसके बढ़ने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर एन भी बढ़ता है, एन के बढ़ने पर रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। यदि देखा जाए, अभी क्या देखा जाए, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी देखा जाए तो मामला इनवर्सली है, टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी कम हो रही है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्राफ आगे जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो ग्राफ पीछे, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो ग्राफ ऊपर, रेजिस्टिविटी कम होगी तो ग्राफ नीचे। टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्राफ आगे जाएगा, रेजिस्टिविटी कम हो रही है तो ग्राफ नीचे आते हुए आगे जाएगा, ऐसा आप देख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पकड़ में आए, लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन नहीं कराएंगे, हम कई बार आपको बताए हैं, तो अभी आज नहीं एक्सप्लेन करेंगे, क्यों टाइम किल करें आपको। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर जो ग्राफ है इसको देखा जाए, देखें ये जो ग्राफ है ये भी सेमीकंडक्टर के लिए ही है, मान के चलें आप। तो मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, ये V वर्सेस I ग्राफ है। तो पहले तो ये ध्यान दें आप, क्या ध्यान दें, ग्राफ आपको दिखता रहे बस। अब देखें यहां क्या हो रहा है आपका, V इज इक्वल टू आई आर, पेन ठीक नहीं है, बदल देते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो
या आई आर इज इक्वल टू वी, या आई इज इक्वल टू 1/RV, और आई ने वाई एक्सिस को रिप्लेस किया है, वी ने एक्स एक्सिस को, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, और 1/R ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहां पर जो है आप जरा ध्यान दें, इसका मतलब यहां जो स्लोप है, और स्लोप क्या है इस समय 1/R है, या जी। ठीक है, स्लोप बढ़ेगा तो ग्राफ ऐसे होता है, और स्लोप कम होता है तो ग्राफ ऐसे होता है। क्योंकि कोई चीज आप ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे तो पानी तेजी से बहेगा, ऐसे में पानी स्लो बहेगा, यहां छोड़ेंगे तो जब यहां पर जी बढ़ेगा, जी बढ़ेगा तो ये रहेगा, और जी कम होगा तो ये रहेगा। भैया आर कम होगा तो ऐसे होगा, या आर बढ़ेगा तो ऐसे होगा। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे फॉरवर्ड बायस करंट बढ़ेगी, अब फॉरवर्ड बायस करंट बढ़ेगी तो फॉरवर्ड बायस करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट भी बढ़ेगी, तो आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, देख ही रहे हैं आप। और वैसे देखा जाए तो यहां पर अभी अभी हम देख के आए थे कि आर और टेम्परेचर में जो रिलेशन है वो इनवर्सली था, टेम्परेचर बढ़ रहा था और रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस कम हो रहा है, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ये है, रेजिस्टेंस कम होगा तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इधर और इधर ये मामला फॉरवर्ड बायस का है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव करने में मदद करता है, इसलिए ग्राफ इधर जा रहा है, इधर करंट बढ़ रही है। रिवर्स बायस में जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट में मदद नहीं करता है, माइनॉरिटी की मदद करता है। माइनॉरिटी होंगे तो चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी होंगे तो करंट भी कम होगी, इसलिए यहाँ मिली एम्पियर है, यहाँ माइक्रो एम्पियर है, और यहाँ ग्राफ ऐसे मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से अब यहां देखें, यहां आप देखें, यहां भी देखा जाए एक ही आई पर दो वोल्टेज है। ठीक है, और यहां आप देख रहे हैं कि वोल्टेज प्लस है तो ग्राफ ऐसे है, माइनस है तो ऐसे ग्राफ है। यहाँ लिखा गया था पॉइंट जो हम लोग बात किए थे। और यहाँ देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने पे ग्राफ क्या कर रहा है, इसको छोड़ रहा है। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में ए बी सी तीनों पॉइंट रहेंगे, तीनों के लिए अलग अलग ग्राफ है। ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। ठीक, प्योर मेटल के लिए कॉपर, एलॉय के लिए नाइक्रोम, एलॉय नाइक्रोम है, कांस्टेंटिन है, मैग्नीन है, आपका एलनिको है, ये सब एलॉय है। ठीक है, और ये किसके लिए है, सेमीकंडक्टर के लिए है। तो हमारे ख्याल से इतना आप समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हमको कुछ नहीं करना है, वही जो रोज करते हैं। तो भैया धन्यवाद इतनी देर तक साथ रहने के लिए, और धन्यवाद थोड़ा मेरे प्यारे। यूट्यूब वाली लाइन, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट आल्सो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ना भूलने देना। अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को और किसको, फ्रेंड्स को। और मेरे प्यारे फिर से एक बार, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड, ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। उठो जागो और आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक बाउंड्री लाइन को पार न कर लो। सोना भी हो तो बाउंड्री लाइन को पार करके सो, कोई माई कलाल आपको हरा नहीं पाएगा। सपने इतने बड़े हों, आपके सपने इतने बड़े हों कि आंखों की नींद गायब हो जाए। अब हम इन सेंस अभी जो कर रहे हैं बातें, हम ये पढ़ाई की बात कर रहे हैं।